जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले, भारतीय संविधान पढ़ने वाले। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। देखो ये केवल भारतीय संविधान होगा। भारतीय संविधान केवल अनुच्छेद को क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि एक प्रकार समझ लीजिए, एक प्रकार से ये मैराथन क्लासेस चलेगा। ये मैराथन क्लासेस लगभग एक सप्ताह तक चलने वाली है। एक सप्ताह के अंदर अंदर भारतीय संविधान के तमाम जितने भी अनुच्छेद है, 395 के 395 अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये एक प्रकार समझ लीजिए मैराथन सीरीज है, मैराथन क्लासेस है। तो इसे इंडियन पॉलिटी न समझकर भारतीय संविधान ही समझे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद समझे। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो देखो, भारतीय संविधान एक जागरूक नागरिक अवश्य बने, ये अम्बेडकर साहब का कहना था। तो ये अम्बेडकर साहब का कहना था, एक जागरूक नागरिक अवश्य बने। संविधान को पढ़ो, संविधान को जानो, आखिर संविधान कहता क्या है, संविधान के अंदर क्या किन किन बातों का उल्लेख है, किन किन चीजों का उल्लेख है। तो आइए समझने की कोशिश करते भारतीय संविधान। जैसे हम लोग भारतीय संविधान को कंप्लीट करेंगे तो आप लोग बन जाओगे एक जागरूक नागरिक। आप लोग कैसे नागरिक बन जाओगे, एक जागरूक नागरिक बन जाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, ये इंडेक्स हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था, ये प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। देखो इसके अंदर देखो, ये जो एक प्रकार से जो मैराथन सीरीज मैंने जो स्टार्ट किया, इसमें मैंने आपको इसमें आपको क्या क्या कंप्लीट करवाऊंगा। देखो, तो खंड एक में देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, आखिर ये भारतीय संविधान क्या है, किन किन चीजों का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद को पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे और प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो पहले अनुच्छेद को कंप्लीट करेंगे, जो 395 अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को देखेंगे, उसके बाद अनुसूची देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में प्रस्तावना। दरअसल प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक प्रकार से समझ लीजिए सारांश है, संविधान का सारांश है। संविधान के अंदर किन किन बातों का उल्लेख, किन किन चीजों का उल्लेख है, एक प्रकार समझ लीजिए सारांश है ना, एक प्रकार से समझ लीजिए उसका निचोड़ है। तो हम लोग प्रस्तावना लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे खंड सेकंड में देखेंगे संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास यात्रा। तो कहने का मतलब जो भारत का संविधान है उसका क्या ऐतिहासिक रहा, उसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा है, तो उसको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। उसके बाद कैसे विकास हुआ, उस विकास यात्रा को देखेंगे, उस डेवलपमेंट जर्नी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण देखेंगे। उसके बाद प्रमुख संशोधन देखेंगे और संविधान की प्रमुख विशेषताएं देख लेंगे और इसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताओं के एवं स्रोत देखेंगे। उसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषता एवं स्रोत देख लेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जो तमाम प्रकार के जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो भी इंपॉर्टेंट है वो तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर बताया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते, पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। आखिर भारतीय संविधान है क्या चीज। देखो, आप लोगों को ये लोग पढ़ते हो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान आप लोग पढ़ते हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का क्या मतलब होना चाहिए। केवल संविधान को रट्टा मार लेने से काम चल जाएगा क्या। संविधान में जितने भी अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद, अगर 395 अनुच्छेद का हम रट जाएंगे, पढ़ लेंगे, क्या उसी से हमारा भलाई होगा, उसी से हमारा फायदा होगा। जी नहीं। देखो, इसको समझने की कोशिश करना। भारतीय संविधान के केवल पर्पस, तो भारतीय संविधान पढ़ने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करेक्ट करना है, या कोई किसी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। केवल कंपटीशन परीक्षा को पास करने के लिए भारतीय संविधान को पढ़ना उचित नहीं होगा, बल्कि इसके इस भाव से पढ़ना चाहिए कि देखो, भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 आप जैसे पढ़ोगे उसमें आता है मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार क्या है, आपके अधिकारों के बारे में वर्णन करता है कि आपके पास अधिकार क्या है, किनकी आपके पास क्या क्या अधिकार है, कितने प्रकार के अधिकार है। जैसे आप लोग देखो, अभी हाल ही में बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन है ना। संविधान आपको किस अनुच्छेद के तहत ये आपको अधिकार देता है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपनी मांग के लिए आप आंदोलन कर सकते हो। तो ये आपका अधिकार है ना। हमारी मांगे पूरी करो, आप सड़क पर उतरते हो ना, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये जो प्रोटेस्ट करते हो, आंदोलन करते हो, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, ये भी आपका अधिकार ही है। घूमने फिरने की आजादी, बोलने की आजादी, तो संगठन बनाने का अधिकार, एक सभा करने का अधिकार, जैसे आप मंच पर जाकर के अपना बातें रखते हो, अपने विचार रखते हो, अपने विचार प्रस्तुत करते हो, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन है। जैसे अपनी बात रखते हो ना, एक मंच पर जाकर के अपनी बात रखते हो, अपने विचार रखते हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी एक टॉपिक पर या किसी एक चीजों पर आप भाषण देते हो, स्पीच देते हो, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन है, ये आपका अधिकार है या नहीं अधिकार है। तो ये आपको पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, भाग 3 पढ़ोगे, उसमें मौलिक अधिकार में वर्णन आपको मिलेगा। तो ये आपका अधिकार है।
इस केवल अधिकार ही नहीं बल्कि आपका मौलिक कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, तो ये भी आपको बताता है। आप भाग 4 के कहाँ पढ़ोगे, आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया, आपका मौलिक कर्तव्य क्या, आपको तो अधिकार। देखो भाग 3 में आपका अधिकार दे दिया गया, आपका ये अधिकार है, आपका ये अधिकार है, तो आप तमाम प्रकार के अधिकार आप देख लोगे इसमें। देखो जैसे उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार है, आप किसी भी धर्म को पालन कर सकते हो, किसी भी धर्म को पालन कर सकते हो, उसको मान सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। इसके अलावा संगठन कर सकते हो, अपना विचार, अपना जो भी आपके पास जो भी विचार करना है, स्पीच देना है, भाषण देना है, वो आप रख सकते हो, विचार प्रस्तुत कर सकते हो सभी लोगों के सामने। संगठन बना सकते हो, एक मंच पर जाकर के अपने बातों को रख सकते हो, संगठन बना सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। ये तमाम प्रकार के अधिकार किस भाग में वर्णन, तो भाग 3 में वर्णन, मौलिक अधिकार में वर्णन। तो ये प्रकार से आपका मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से एक मौलिक कर्तव्य होता है, आपकी ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना है, एक सब इंसान बनना है, ताकि भारत के एक राष्ट्र के लिए मैं अपने तरफ से कुछ योगदान दे सकूं, अपने तरफ से कुछ योगदान दे सकूं इस राष्ट्र के लिए, इस भारत के लिए। आप किसी भी फील्ड में जाकर जाते हो, आप किसी फील्ड में आप जाकर के आप अपना योगदान दे सकते हो, चाहे एक सेना बन करके, एक सोल्जर बन करके अपना योगदान दे सकते हो राष्ट्र के लिए, या फिर तो एक किसी भी सेक्टर में जाकर के, आप बिजनेस के सेक्टर में जाकर के, या फिर तो गवर्नमेंट जॉब में जाकर के, या खुद की अपना व्यवसाय का खड़ा करके, बिजनेस खड़ा करके, स्टार्टअप करके आप योगदान दे सकते हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपकी ड्यूटी है। आई बात समझ में? तो संविधान को पढ़ना तो केवल एकमात्र ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि इसलिए पढ़ना है कि आपका जो अधिकार है, आपका जो कर्तव्य है, ताकि वो भी पता चले कि आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। इसके अलावा ये भी समझना आपको होगा कि जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर किन किन चीजों का वर्णन है। आखिर भारत का जो शासन प्रणाली, गवर्नेंस सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं, सरकार किस प्रकार से काम करती है। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका के क्या कार्य है, कार्यपालिका का क्या कार्य है, और न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो इन तीनों में क्या संबंध है, विधायिका, कार्यपालिका, इन दोनों में क्या संबंध है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या संबंध है। ये तमाम प्रकार की चीजों का वर्णन संविधान में मिलता है। इसके अलावा भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है, इंडिया का जो शासन प्रणाली, आखिर किस प्रकार का शासन प्रणाली है, लोकतंत्र है या राजतंत्र है, किस प्रकार का शासन प्रणाली है, लोकतंत्र है या नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। तो किस प्रकार के यहाँ पर शासन प्रणाली है। तो अब भारत में रहते हो तो हमारे जो राष्ट्र है, हमारे जो देश है, हमारे राष्ट्र के बारे में, तो जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो भारत राष्ट्र है, हमारा जो प्यारा भारत देश है, तो उसके शासन प्रणाली, इसके अंदर क्या शासन प्रणाली है, किस प्रकार का शासन प्रणाली है, भारत संविधान के ही तो अंदर वर्णन है, भारत संविधान के ही अंदर तो वर्णन है। तो आप लोगों को संविधान पढ़ना है तो ये भी समझना होगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। इसके अलावा जिस देश में रहते हैं, अर्थात जो भारत देश है, उसका शासन प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन लोगों कार्य करने की प्रक्रिया क्या है ना, किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो इन तमाम प्रकार के मुद्दों को आप लोग को समझना चाहिए। इन तमाम प्रकार की चीजों को आपको समझ होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि संविधान क्या चीज है और इस संविधान में किन किन चीजों का वर्णन है। न केवल मैं तो ये नहीं कहता कि संविधान के 395 अनुच्छेद रट जाओ, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या, आपका कर्तव्य क्या है। इसके अलावा जो भारत की जो शासन प्रणाली है, भारत की जो सरकार है, सरकार किस प्रकार से काम करती है, यहाँ की जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, तमाम प्रकार की चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे तो भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो पहले देखेंगे संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो मौलिक नियमों कानूनों का संग्रह या समूह है, जो समान रूप से व्यवस्थित होता है, समान रूप से लागू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। देखो जो भारत का संविधान है लिखित दस्तावेज है, लिखित रूप, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का, भारत का संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना। तो कैसा संविधान है, लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो मौलिक नियमों कानूनों का संग्रह या समूह है, जो समान रूप से लागू होता है, उसे संविधान कहते हैं। नोट करके यहाँ देखना, समझने की कोशिश करना। संविधान देश के सर्वोच्च कानून होता है। देखो जो एक देश की जो सबसे बड़ा कानून होता है वो संविधान होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। संविधान जो सर्वोपरि कानून है, सबसे ऊपर का कानून है। और जो कानून जो सबसे ऊपर रहेगा तो प्रथम नंबर पर रहेगा, 1 नंबर पर रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे
प्राथमिक कानून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक कानून बोलेंगे। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे ऊपर का कानून होता है तथा अन्य सभी कानून इसी पर आधारित होता है, इसीलिए इसे प्राथमिक कानून कहते हैं। संविधान सबसे ऊपर का कानून है, सर्वोच्च कानून है, और जब सर्वोच्च कानून है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक कानून। मतलब प्रथम नंबर पर, एक नंबर पर जो कानून आता है, जो सर्वोपरि होता है, जब सबसे ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक कानून कहते हैं। और संविधान देश का सर्वोपरि है ना, सर्वोच्च कानून होता है। अब देखो संविधान की आवश्यकता एवं इसका महत्व। आखिर संविधान जो समझ में आ गया कि संविधान कहते किसे, लेकिन आखिर इसका महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्या है? तो शासन व्यवस्था संचालन हेतु देखो, एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर, स्टेट कहने का मतलब एक कंट्री के अंदर शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलना चाहिए? यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए या राजतंत्र होना चाहिए? जो यहाँ राजा बनेगा, अर्थात जो यहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, इनका जो राष्ट्रपति बनने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने का क्या प्रोसेस होना चाहिए? मुख्यमंत्री बनने का क्या प्रोसेस होना चाहिए? चलो ये प्रोसेस तो समझ में आ गया, लेकिन वो संचालन किस प्रकार से करेंगे? राज्य का संचालन कैसे करेंगे? एक राष्ट्र का संचालन कैसे करेंगे? ये तमाम प्रकार की चीजों का वर्णन तो संविधान के अंदर ही होता है। तो संविधान का महत्व होता है शासन व्यवस्था संचालन हेतु संविधान की अति आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब एक शासन चलाने के लिए एक संविधान का होना अति आवश्यक है। संविधान के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलाया जाता है, क्योंकि संविधान के अंदर सभी तमाम प्रकार के नियम कानून मौजूद होते हैं। संविधान के अंदर सभी प्रकार के नियम कानून मौजूद होते हैं, उसी नियम कानून के आधार पर शासन व्यवस्था संचालन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया शासन व्यवस्था संचालन हेतु संविधान की अति आवश्यकता होती है। संविधान के बिना शासन व्यवस्था संचालन हो सके ये केवल कल्पना ही है। संविधान के बिना अगर आप सोच रहे हो कि संविधान के बिना शासन व्यवस्था का संचालन हो सके, राष्ट्र का संचालन हो जाए, राज्य का संचालन हो जाए, तो ये अपने अपने कल्पना है। कल्पना करो कि बिना संविधान ही नहीं है तो कैसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो? तो एक देश का जो एक राजा है, समझिए राष्ट्रपति क्या अपने अपने एक राजा है, एक मतलब कि सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे बड़ा पद है। तो समझ लीजिए एक देश है, जो एक ऐसा देश है जहां एक राष्ट्रपति है, समझ लीजिए एक प्रकार से राजा। अब उस राजा के पास संविधान ही नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, तो कैसे राष्ट्र को चला सकता है? कैसे उस राज्य को चलाएगा? तो फिर वो तानाशाही हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। तब बिना नियम कानून का कैसे शासन व्यवस्था संचालन कर सकते हो? तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान के बिना शासन व्यवस्था संचालन हो सके ये केवल एक कल्पना है। आज के डेट में ये केवल कल्पना ही हो सकता है। संविधान से न केवल शासन व्यवस्था संचालन होता है, बल्कि लोक कल्याण, एक राष्ट्र का कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है, और राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा भी होता है। समझने की कोशिश करना, संविधान में सभी चीजों को वर्णन है कि राष्ट्र का कैसे संचालन किया जाएगा, संपूर्ण देश का संचालन कैसे किया जाएगा, एक राज्य का कैसे संचालन किया जाएगा, ये तमाम प्रकार के उसमें व्यवस्थाओं का वर्णन होता है। लोक कल्याण भी इससे होता है, लोगों का कल्याण भी होता है। इसके अलावा राष्ट्र का आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे पुलिस देखे होंगे, ट्रैफिक पुलिस हो गया या फिर पुलिस हो गया, एक कांस्टेबल से लेकर के एक डीजीपी रैंक तक पुलिस तक की वो एक देश के अंदर अपना सेवा देते हैं। तो एक देश के अंदर शासन व्यवस्था को बनाए रखते हैं ना, शासन व्यवस्था किसी प्रकार से बिगड़े ना। यहाँ जो भी यहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ जो भी बना हुआ है प्रशासन, जो प्रशासनिक व्यवस्था बना हुआ है, उस प्रशासनिक व्यवस्था की मदद से है ना राज्य के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक छोटे से छोटे प्रांत के अंदर है ना लोग आराम से रह सके, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए, उसी राज्य का संचालन अच्छे से हो सके, उसको प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहते हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है। पुलिस क्या करती है, स्टेट पुलिस क्या करती है, उस राज्य में, उस स्टेट में सभी प्रकार को समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है, ताकि राज्य अच्छे से कार्य कर सके। संविधान के अंदर आंतरिक व्यवस्था और बाह्य व्यवस्था दोनों का वर्णन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देखते होंगे कि देश के अंदर एक पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, तो एक कांस्टेबल से लेकर डीजीपी रैंक तक पुलिस वो क्या करती है, राज्य की तो सेवा करती है, देश के अंदर तो सेवा तो कर रही है ना, देश के अंदर वो सेवा प्रदान कर रही है। लेकिन जब यही देखते हैं राष्ट्र स्तर पर देखते हैं, एक देश जब दूसरे देश पर जो बाउंड्री साझा होती है, जब बाउंड्री लाइन होती है, तो वहां पर हमारे सेना, मिलिट्री के लोग वहां पर लोग होते हैं, वहां पर सेवा दे रहे होते हैं, मिलिट्री के लोग वहां पर मिलिट्री के लोग सेवा दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब वहां पर जो सेना लोग हैं है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, जो बाउंड्री लेवल पर, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां मिलिट्री लोग सेवा कर रही है ना, मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों वहां के जवान वहां पर लोग वहां पर तैनात है, तो वहां पर वो लोग सेना दे रहे हैं वहां पर। तो राष्ट्र स्तर पर एक देश दूसरे देश के बीच में कोई किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए, है ना, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो जाए, तो उस विवाद को, समस्या का समाधान हेतु वहां पर सोल्जर लोग है, मिलिट्री के लोग है, पैरामिलिट्री के लोग है। मतलब कहने का मतलब जो हमारी बॉर्डर लाइन है, जो एक देश दूसरे देश के साथ जो बॉर्डर जो शेयर हो रही है, जो बाउंड्री लाइन है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, तो क्या वहां पर मिलिट्री और पैरामिलिट्री के वहां पर जवान नहीं है, वहां पैरामिलिट्री और मिलिट्री के वहां सोल्जर नहीं है, वहां सेना नहीं है, तो वहां सेना लोग अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब
बाह्य सुरक्षा के लिए मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोग हो गए, और आंतरिक सुरक्षा के लिए मतलब देश की अंतर सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस, स्टेट पुलिस हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, ये तमाम बहुत सारे देखोगे। अब पैरामिलिट्री के भी जैसे देखोगे आप सीआरपीएफ के जवान है ना, सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, ये सब जो जितने भी पैरामिलिट्री के जितने भी सोल्जर है, ये देश के अंदर एक प्रकार से सेवा दे रहे हैं। और जो इंडियन आर्मी है, मिलिट्री के जो जवान है, मिलिट्री के जो सोल्जर है, मिलिट्री के सोल्जर लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक है ना, जनरल तक वो जितने भी अधिकारी लोग आ जाते हैं, जितने भी सोल्जर लोग आ गए, वो इंटरनेशनल मतलब की वो राष्ट्र स्तर पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस बाउंड्री पर जाकर के जहां एक देश दूसरे देश के जो बाउंड्री जो लग रही है, वहां पर अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये संविधान में वर्णन है, संविधान में ये वर्णन है कि शासन व्यवस्था संचालन है तो लोक कल्याण तो होता ही होता है, बल्कि राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा भी होता है। ये तमाम प्रकार की व्यवस्था संविधान में वर्णित होता है। संविधान का महत्व संविधान ये सूचित करता है कि शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन व्यवस्था कैसी होगी, लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। इसके अलावा संघात्मक होगा ये एकात्मक शासन प्रणाली होगा, संघात्मक शासन प्रणाली होगा ये एकात्मक शासन प्रणाली होगा, संसदीय शासन प्रणाली होगा या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगा। ये तमाम प्रकार के वर्णन होता है, संविधान के अंदर वर्णन होता है। शासन व्यवस्था कैसी होगी ये बताता है। कानून कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगा, कार्यपालिका बनाएगा। ये कानून कौन बनाएगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार के प्रमुख 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ये तीनों कार्य कैसे करेंगे, इनकी शक्तियां एवं अधिकार क्या होंगे। ये तमाम प्रकार की विशेषता, ये तमाम प्रकार की चीजों का वर्णन संविधान के अंदर वर्णन होता है। अतः हम इस आधार पर कह सकते हैं, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि संविधान के अति आवश्यक है और इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो संविधान का आवश्यकता एवं महत्व क्या आप लोगों ने जाना, तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान के अनुच्छेद। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, आखिर संविधान क्या है और इसका महत्व क्या है। तो संविधान के प्रकार देख लेते हैं, संविधान के प्रकार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा संविधान 4 अलग अलग भागों में बांटा गया, 4 अलग अलग आधार पर बांटा गया, विषय वस्तु के आधार पर, संशोधन के आधार पर और संघ के आधार पर। चौथा नंबर उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर लिखित संविधान और अलिखित संविधान। मैंने आपको पहले बताया, जो लिखित संविधान है, जो लिखित दस्तावेज के रूप में उसे लिखित संविधान, जो अलिखित रूप में अलिखित संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान। जिस संविधान को आसानी से एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से उससे संशोधन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान, और जिसे एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से, एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से संविधान संशोधन किया जाता है, ये संशोधन करना ना के बराबर हो सकता है, मुश्किल होता है, कठिन होता है, उसे हम बोलते हैं कठोर संविधान। संघ के आधार पर, केंद्र के आधार पर एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान केवल एक ही सरकार होती है, केंद्र स्तर पर होती है, लेकिन जब संघात्मक संविधान की बात करते हैं तो एक केंद्र स्तर पर सरकार होती है, एक राज्य स्तर पर सरकार होती है। जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम प्रकार जो संसद आ गए ना, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, और एक होता है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होगा, और एक विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। तो एकात्मक संविधान जो केवल केंद्र स्तर पर एक ही सरकार होगी, केंद्र स्तर पर। संघात्मक सरकार जो केंद्र स्तर पर एवं राज्य स्तर पर दोनों सरकार होती है। उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर निर्मित संविधान और विकसित संविधान। निर्मित संविधान जिस संविधान का निर्माण किया गया हो, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण किया गया हो, एक फिक्स डेट होता है कि फलाने डेट से स्टार्ट हुआ था संविधान का बनना, और फलाने डेट को संविधान बनकर रेडी हो गया था, और फलाने डेट को लागू हो गया था। मैं आपसे बात करूं कि भारतीय जो संविधान है, निर्माण की प्रक्रिया है, वो दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था, और बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर रेडी हो गया था। और जब लागू किया गया था उस दिन था 26 जनवरी 1950। याद रखना, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हो गया था। दिसंबर 1946 ईस्वी से संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। ये हो गया निर्मित संविधान जिसका निर्माण किया गया, जिसका स्वतः धीरे धीरे विकास हुआ, सतत विकास हुआ, उसको हम बोलेंगे विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान, उसका निर्मित संविधान नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ब्रिटेन का संविधान कब बनकर रेडी हुआ था या किस डेट को बनकर लागू हुआ था, मतलब कि वही डेट होगा ना जिस डेट को लागू किया गया था या जिस डेट को बनकर रेडी हुआ था। मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, उसका फिक्स्ड कोई डेट नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, उसका कोई फिक्स डेट नहीं है। किस डेट को लागू किया गया था, किस डेट को बनकर तैयार किया गया था, ये उसका कोई फिक्स डेट नहीं है। नहीं तो उसका बनने की तिथि, नहीं तो लागू करने की तिथि, कोई फिक्स डेट उसका नहीं है। अतः ब्रिटेन का जो संविधान है विकसित संविधान है। लेकिन जब बात करते हैं भारत का संविधान निर्मित संविधान, इसको बनाया गया, इसका फिक्स डेट है लागू करने का और निर्माण करने का। अब देखते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं की तस्वीरें। देखो, अब देखते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं की तस्वीर। जो संविधान जो उन्होंने निर्माण किया उनको तस्वीर हम लोग देख लेते हैं। देखो ये उनकी तस्वीरें, हालांकि ये क्वालिटी थोड़ी लो है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिएगा। देखो
ये हमारे नेहरू जी हैं, ये सरदार पटेल जी हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, और ये आई थिंक ये इनका देखो याद नाम नहीं आ रहा, और भी बहुत सारे इसमें लोग हैं। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और भी तमाम प्रकार के यहाँ पर लोग हैं। और ये देखिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान सभा, इन लोगों के द्वारा संविधान का बनाया गया है, संविधान बनाया गया इन लोगों के द्वारा। और देखते हैं, देखो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन में शपथ लेते हुए जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य सदस्य, ये देखो जवाहरलाल नेहरू के साथ अन्य सदस्य, ये देखो ये 25 नवंबर 1949 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा सौंपते हुए। देखो जब संविधान बनकर के जब तैयार हो गया था तो 25 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का जो मसौदा था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे थे। तो बताओ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो संविधान का जो अंतिम मसौदा था वो किस डेट को सौंपा गया था? तो 25 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सौंपा गया था। और स्वीकार किसे कब किया गया था? तो स्वीकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और जिस दिन स्वीकार किया गया था उस दिन मान लिया गया कि संविधान बनकर रेडी हो गया। याद रखना, दो क्वेश्चन यहां से बनता है कि संविधान जो सभा का जो मसौदा था, अंतिम मसौदा कब सौंपा गया था, वो डेट याद रखना। 25 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान अंतिम रूप से मसौदा सौंपा गया था। 25 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान मसौदा सौंपा गया था। और स्वीकार कब किया गया था? तो अगले ही दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा का जो मसौदा स्वीकार कब किया गया था? तो अगले ही दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का जो मसौदा था स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। जो संविधान जो निर्माण किया गया था, संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था, तो संविधान का मसौदा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर को जब स्वीकार कर लिया गया तो माना जाता है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हो गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हालांकि लागू किया गया था वो बात की बात है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं कब स्वीकार किया गया था। तो दिया गया था, मतलब कि संविधान को अंतिम रूप से दिया गया था 25 नवंबर को दिया गया था। 25 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप से दिया गया। स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था। इसी दिन मान लिया जाता है कि संविधान बनकर रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये देखो 29 अगस्त ये 1946 को भीमराव अम्बेडकर तथा मसौदा समिति के अन्य सदस्य, ये सब है, ये सब तस्वीर है। देखो ओरिजिनल भारतीय संविधान का तस्वीर, ये देखो ओरिजिनल भारतीय संविधान की तस्वीर है। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। देखो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जिस समय संविधान बन रहा था तो उस समय किस भाषा में संविधान को लिखा गया था? तो संविधान उसमें दो भाषा में लिखा गया था, एक हिंदी में लिखा गया और एक इंग्लिश में लिखा गया। तो दोनों कॉपी, दोनों मूड से कॉपी कहाँ मौजूद है? तो सेंट्रल लाइब्रेरी में। संविधान असल दस्तावेज को हीलियम से भरे बक्से में, ये एक प्रकार से समझ लीजिए बक्सा है, बक्सा और हीलियम गैसों से भरा हुआ है, इसके अंदर हीलियम गैस भरा हुआ है। तो संविधान के असल दस्तावेजों को हीलियम से भरे बक्से के में बंद करके भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया, सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया। देखो मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे ये संसद है, संसद के दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो बीच में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है ना, सेंट्रल लाइब्रेरी है। इसी लाइब्रेरी में, इसी हॉल में इस मूल संविधान को रखा गया, एक बक्सा में बंद करके रखा गया। और इस बक्से में कौन सा गैस है? हीलियम गैस है। हीलियम गैस से भरे बंद बक्से में भारतीय संविधान को रखा गया। वो संविधान दो भाषा में लिखा गया, एक हिंदी भाषा में और एक इंग्लिश भाषा में। तो मूल रूप से कॉपी कहाँ मौजूद है? तो संसद के सेंट्रल लाइब्रेरी में, संसद की लाइब्रेरी में मौजूद है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा में दो दस्तावेज है। देखो ये संविधान का, देखो हालांकि क्वालिटी आई थिंक आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी थोड़ा सा लो है, आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करना। ये देखो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये देखो ये बैक पेज है, ये अंतिम का पेज है, और ये फ्रंट पेज है, और ये मिडिल, ये जो बीच का जो हिस्सा होता है ना बीच का, तो ये बीच का हिस्सा है, मिडिल हिस्सा है। और ये बैक पेज है, ये फ्रंट पेज है, और ये पहला पेज है, पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है। देखो ये तस्वीर मैं आपको बताने की कोशिश करना। देखो प्रेम बिहारी रायजादा जी का तस्वीर, ये कौन इनकी तस्वीर है? ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा जी का तस्वीर है। ये देखो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। तो संविधान जब बनकर जब संविधान बन रहा था तो अलग अलग दस्तावेजों में मौजूद था, कुछ इधर दस्तावेज है, कुछ इधर दस्तावेज है। तो उन सभी दस्तावेजों को एक कॉपी में एक अच्छे तरीके से एक सजा करके इन्होंने लिखने की कोशिश किया था। इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था, जिनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा जी, प्रेम बिहारी रायजादा जी। इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। तो इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था, जिनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ भारतीय संविधान को किसने लिखा था?
अगर देखो क्वेश्चन दो उठता है कि भारतीय संविधान को निर्माता कौन है, किसको श्रेय दिया जाता है, भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे भारतीय संविधान का जनक। लेकिन आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्रेम बिहारी रायजादा जी, प्रेम बिहारी रायजादा जी, इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। देखो जब ये संविधान लिख रहे थे तो संविधान सभा के द्वारा एक प्रस्ताव इनके पास गया था कि देखो आप जो संविधान लिख रहे इसके बदले में आप क्या लेना चाहते हो, तो इन्होंने बोला कि मुझे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों से मुझे एक गुजारिश है। इन्होंने भारत सरकार से, भारतीय संविधान सभा से इन्होंने एक गुजारिश किया था, एक समझ लीजिए एक आवेदन किया था कि मैं चलो संविधान तो लिख दूंगा अपने हाथों से, अच्छे तरीके से मैं संविधान लिख दूंगा, लेकिन बदले में हर एक पन्नों पर मेरा एक हस्ताक्षर होना चाहिए। प्रेम बिहारी रायजादा जी इन्होंने कहा था, भारतीय सरकार से कहा था कि मैं भारतीय संविधान को लिख दूंगा, है ना, भारतीय संविधान को लिख दूंगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लूंगा, किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं लूंगा, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लूंगा। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, भारतीय संविधान सभा से एक गुजारिश है कि हर एक पन्नों पर, भारतीय संविधान के हर एक पन्नों पर मेरा हस्ताक्षर होना चाहिए, मेरा सिग्नेचर होना चाहिए, और अंतिम पन्नों पर मेरे गुरु जी का नाम और इनके दादाजी का नाम, मेरा नहीं इनके, मतलब इन्होंने जो कहा था, भारतीय संविधान सभा से कहा था कि हर एक पन्नों पर मेरा हस्ताक्षर होना चाहिए, मेरा सिग्नेचर होना चाहिए, और लास्ट पन्नों पर इनके दादाजी का नाम और इनके गुरुजी का नाम होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय संविधान के आखिरी पन्ने पर किनका सिग्नेचर है, तो प्रेम बिहारी रायजादा जी के गुरुजी का नाम और इनके दादाजी का हस्ताक्षर है। किनके हस्ताक्षर है, किनके सिग्नेचर है, तो इनके गुरुजी का और इनके दादाजी का हस्ताक्षर है आखिरी पन्ने पर। लेकिन प्रत्येक पन्ने पर पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय संविधान के हर एक पन्नों पर किनके सिग्नेचर है, तो प्रेम बिहारी रायजादा जी के इनका सिग्नेचर है। अब देखो ये देखोगे आप लोग, ये देखो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है भारतीय संविधान का, और भारतीय संविधान का देखो ये निचले देखो, इधर देखोगे दाहिनी साइड, आप लोग देखो यहां देखने की कोशिश करना, ये भारतीय संविधान का कोई एक पृष्ठ है, पेज है, जिसमें लास्ट में आप लोग देखोगे नीचे तरफ में देखोगे प्रेम लिखा हुआ है, इनका सिग्नेचर है, हर एक पन्ने पर इनका सिग्नेचर मिलेगा प्रेम। आई बात समझ में? अब देखो, और ये देखो ये इनका नीब है, ये जो लिख रहे थे, जो पेन जिस पेन से लिख रहे थे, तो ये निब का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय निब चलता था, निब पेन चलता था। ये हमारे जैसे आज के डेट में जो पेन है, उस समय वैसा पेन नहीं था। तो जिस समय ये संविधान लिख रहे थे, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उस समय कितने निब्स का प्रयोग हुआ था, कितने जो पेन के जो निब्स होता है, जो ये निब्स है, तो कितने निब्स का प्रयोग हुआ था? 303 निब्स का प्रयोग किया था इन्होंने। तो भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो कितने निब्स का प्रयोग किया गया था? 303 निब्स का प्रयोग किया गया था भारतीय संविधान लिखने में। और किनके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखो ये अंतिम रूप से जब संविधान बनकर रेडी हो गया था, ये हमारे हालांकि क्वालिटी लो क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताई है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये प्रेम बिहारी रायजादा जी है, और भी अन्य सदस्य लोग हैं। आइए देखो भारतीय संविधान का ये है प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रियम्बल है, ये हमारे भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आइए इन सब चीजों को साइड करते हुए अपना अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को हाथ से संविधान लिखने में 6 महीने लगे थे, और कुल 254 निब्स घिस गई थी। माफ करना, 303 नहीं होगा, 254 निब्स होगा। 254 निब्स घिस गई थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने कोई शुल्क, कोई वेतन नहीं लिया था। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर भारत सरकार के अपने गुरु और दादा राम प्रसाद सक्सेना जी का नाम लिखने का शर्त रखी थी। अंततः स्वीकार भी कर लिया गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर, ठाकुर जसवंत सिंह ने अपने टाइपराइटर से संविधान के कई नोट्स और प्रारूप तैयार किए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय संविधान को अपने टाइपराइटर से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? वो ठाकुर जसवंत सिंह हो जाएंगे। ठाकुर जसवंत सिंह, वो उनके पास एक टाइपराइटर हुआ करता था। ठाकुर जसवंत सिंह के पास, उनके पास अपना खुद का एक टाइपराइटर हुआ करता था। उसी टाइपराइटर से बहुत सारे उन्होंने पृष्ठ नोट्स तैयार किए थे, प्रारूप तैयार किए थे। कौन? ठाकुर जसवंत सिंह। तीसरा नंबर देखते हैं, प्रत्येक 22 पृष्ठों पर एक चित्रों से शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया। देखो भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट है, कुल कितने भाग है? मूल संविधान में आप लोग देखे होंगे, जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था तो संविधान के कुल 22 भाग है। कुल कितने भाग है? 22 पृष्ठ है, सॉरी 22 पार्ट है, 22 भाग है। और इन 22 भाग में कोई ना कोई एक तस्वीर मिलेगा, कोई ना कोई फोटो मिलेगा। और उस फोटो को डिजाइन करने वाले कौन थे? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। शांति निकेतन के कलाकारों ने उस 22 भाग को सजाया था, बनाया था। तो प्रत्येक भाग पे एक कोई ना कोई एक तस्वीर मिलेगा, जिसे सजाने वाले व्यक्ति कौन थे? शांति निकेतन के कलाकार थे, जिनमें से नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा शामिल थे।
आपसे पूछा जाएगा कि शांति निकेतन के प्रमुख कलाकार कौन थे, तो प्रमुख कलाकार नंदलाल बोस। शांति निकेतन के प्रमुख कलाकार हुआ करते थे नंदलाल बोस, और उनके एक शिष्य हुआ करते थे राम मनोहर सिन्हा। तो राम मनोहर सिन्हा, इन सभी लोगों ने मिल करके जो 22 भाग है, संविधान के 22 भाग है, और हर एक भाग में कोई ना कोई एक तस्वीर मिलेगा आपको। तो उन तस्वीरों को सजाने वाले व्यक्ति कौन थे, उन तस्वीरों को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो एक उनमें से एक व्यक्ति हो जाएंगे नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा। लेकिन व्यक्ति कौन थे, कितने लोग थे, शांति निकेतन के कलाकार। शांति निकेतन के कलाकारों ने 22 भाग को सजाया था, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनमें से एक प्रसिद्ध कलाकार थे नंदलाल बोस, और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के 22 भाग है, और हर भाग में इनकी शुरुआत 8 गुना, हर भाग में कोई ना कोई तस्वीर मिलेगा। तो 8 गुना 13 इंच के चित्र बनाए गए हैं हर भाग के शुरुआत में। संविधान के 22 भाग है, संविधान के कितने भाग है, 22 भाग है। तो हर एक भाग की शुरुआत में 8 गुना 13 इंच, मतलब 8 बाई 13 इंच, 8 बाई 13 इंच का एक तस्वीर बनाया गया हर एक भाग पर। तो उसकी साइज आपको याद रखना, 8 बाई कितना है, 8 बाई 13, 8 बाई 13 इंच की चित्र बनाया गया है, जो हर एक 22 भाग में आपको देखने को मिलेगा। 22 चित्रों को बनाया गया है, जिसे बनाने में 4 साल लगे थे। इस काम के लिए नंदलाल बोस को 21,000 रुपए मिले थे। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 22 भाग है, और उन 22 भाग में कोई ना कोई एक तस्वीर मिलेगा। उस तस्वीर की साइज क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो 8 गुने 13 इंच, 8 गुने 13 इंच, 8 बाई 13 उसकी साइज है, 8 बाई 13। उसका रेशियो अगर पूछा जाएगा, उस तस्वीर के अगर रेशियो पूछा जाएगा, अनुपात पूछा जाएगा, तो 8 बाई 13 इंच हो जाएगा उसका साइज हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जो तस्वीर है, 22 भाग में जो तस्वीर है, किसने बनाया, तो शांति निकेतन के कलाकारों ने बनाया था। उन शांति निकेतन के कलाकारों में एक प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे नंदलाल बोस, और उनके शिष्य कौन हो जाएंगे, राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा उनके शिष्य हुआ करते थे, इनके नंदलाल बोस के शिष्य हुआ करते थे। इन दोनों ने मिल करके, हालांकि बहुत सारे लोग कलाकार थे, शांति निकेतन के बहुत सारे कलाकार थे, लेकिन उनमें से प्रसिद्ध कलाकार थे नंदलाल बोस। तो लेकिन जब ये तस्वीर जो बना दी गई थी, जो 22 तस्वीर जब बन गई थी, तो इस तस्वीर को, इस चित्र को बनाने के लिए कितने पैसे दिए गए थे, तो 21,000 रुपए दिए गए थे नंदलाल बोस को। इस काम को लिए, है ना, इस कार्य के लिए, जो 22 तस्वीर थी, उस तस्वीर को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए नंदलाल बोस को 21,000 रुपए दिए गए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, नंदलाल बोस को 22 भाग की तस्वीर बनाने के लिए या चित्र बनाने के लिए कितने रुपए दिए गए थे, 21,000 रुपए दिए गए थे। 22 भाग जो है, नंदलाल बोस को तस्वीर डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए कितने पैसे दिए गए थे, तो 21,000 रुपए दिए गए थे। और इस तस्वीर को डिजाइन करने में, बनाने में कितने साल लगे थे, तो 4 साल लगे थे, 4 ईयर लगे थे। चलो चौथा नंबर देखते हैं, भारत का संविधान 251 पेज का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, जो भारत को जो संविधान है, जो मूल रूप से जो बनाया गया था, जो मूल संविधान है, जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था, लागू हुआ था, तो उस समय संविधान कितने पेजों में लिखा गया था, तो 251 पेजों में लिखा गया था। 251 पेज का संविधान, मूल संविधान 251 पेज का है। हालांकि अभी संशोधन करके तो बढ़ाया गया है, लेकिन जो मूल संविधान है 251 पेज का है। इसका वजन 13 किलोग्राम है। ये सब नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना याद रखना, भारतीय संविधान का 251 पेजों का है। जो भारतीय जो संविधान है, जो भारत को जो संविधान है, वो कितने पेजों का है, तो 251 पेजों का है। इसका वजन 13 किलोग्राम है। जब हमारे संविधान की जब रचना हुई थी, तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। मूल संविधान में, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। और कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। वर्तमान समय में 470 या 75 अनुच्छेद हो गए, संशोधन करके बढ़ाए गए, और 22 से 25 भाग हो गए, और 8 से अनुसूचियां 12 अनुसूची हो गई है, संशोधन करके। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्व का, पूरा दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसकी अंग्रेजी भाषा का संस्करण में, अगर इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए, तो कुल कितने शब्द हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 1,17,369, 1,17,369 शब्द। कितने हो जाएंगे, 1,17,369 वर्ड्स हो जाएंगे। भारतीय संविधान में लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें से प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अगर पूछा जाएगा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। लेकिन आपसे देखो, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए थे। उसके बाद तुरंत अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले अस्थायी बनाया गया था, तो पहले अस्थायी बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अस्थायी बना दिया गया था, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान निर्माण का पूरा कार्य खत्म कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। मैंने आपको बताया, आपको पहले संविधान निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। हालांकि देखो, आपको एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, बहुत एक यूनिक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो शायद कोई एक ऑनलाइन टीचर कोई आपको बताते होंगे। तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन लगे थे, 17 दिन लगे थे और 18 घंटे लगे थे, 18 घंटे लगे थे। तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि जो 18 घंटा लग गया तो लगभग 18 दिन हो गए, उसको 18 दिन मान लिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। हालांकि एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, कहीं का अगर आप, हालांकि ज्यादातर मैक्सिमम जगह ही आपको देखने को मिलेगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई लॉ की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये याद रखना 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन 18 घंटे संविधान बनने में ये लगा था। लेकिन संविधान लिखने में कितना समय लगा था? जो ये क्या नाम था इनका, प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा जो संविधान लिखा गया था, हाथों से लिखा गया था, तो इसे लिखने में कितना समय लगा था? तो लिखने में 6 महीने लगा था। यहीं पर देखो लिखा होगा 6 महीना। देखो संविधान को लिखने में कुल 6 महीने लगे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। इन्हें जो अपने हाथों से लिख रहे थे, लिखने में 6 महीना लगा था। और इसके बाद देखो एक चीज यहाँ पर छूट गया, जब ये संविधान बनकर जब रेडी हो गया था, तो जब रेडी होने के बाद लागू करने में 61 दिन लगा था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बनकर रेडी हो गया था, तो जिस दिन संविधान बनकर जब तैयार हुआ था, तैयार करने के बाद 61 दिनों के बाद लागू किया गया था। 61 दिनों के बाद लागू किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान बनने के बाद लागू करने में कितना समय लगा था, बताओ। संविधान बनने के बाद लागू करने में 61 दिन लगे थे और संविधान को लिखने में 6 महीने लगे थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन 18 घंटे। ये तमाम प्रकार का जो फैक्ट है आप लोग देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना। 9th नंबर पे संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलोग्राम। मैंने आपको बताया संविधान की पांडुलिपि ये सब कोई खास चीज नहीं है, सेलुलोस आधारित ये कुछ खास चीज नहीं है। 10 नंबर देखो, संविधान बनने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। तो लगभग 64 लाख बोल दिया जाता है। माफ करना, सॉरी फॉर दिस। संविधान बनने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। कितने रुपए खर्च हुए थे? अगर आप हाई लेवल की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट डाटा याद करना पड़ेगा। संविधान बनने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। लेकिन आपको लगभग बोल दिया जाए, लगभग अगर आपसे पूछा जाए तो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर मतलब नॉर्मल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू जो टाइप का जो क्वेश्चन होता है, वनडे एग्जाम जो होता है, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीएसएस की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, इवन आप जीडी या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ पर लगभग 64 लाख आएगा, लगभग 64 लाख। तो संविधान बनने में कुल कितना खर्चा आता है? लगभग 64 लाख। अब ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन। देखो 11 नंबर, दीनानाथ भार्गव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर संविधान का यह प्रथम पृष्ठ तैयार किया था। तैयार की गई यह चित्रकारी को गोल्डन स्याही से बनाया गया। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। देखो जो संविधान का जो प्रथम पृष्ठ है, संविधान का जो प्रथम पृष्ठ है, उसे किस रंग के ये किस स्याही से डिजाइन किया गया था, किस स्याही से चित्रकारी किया गया था? तो गोल्डन स्याही से बनाया गया था, गोल्डन स्याही से डिजाइन किया गया था। और किनके द्वारा? दीनानाथ भार्गव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर संविधान का ये प्रथम पृष्ठ तैयार किया था। जो दीनानाथ भार्गव थे, ये प्रथम पृष्ठ जो संविधान का जो पहला पृष्ठ प्रथम पृष्ठ किन्होंने बनाया था? दीनानाथ भार्गव ने बनाया था, पहला पृष्ठ बनाया था। और इसे किस स्याही किस स्याही से तैयार किया गया था? इसे किस स्याही से बनाया गया था, डिजाइन किया गया था? तो इसे गोल्डन स्याही से बनाया गया था। 12 नंबर देखते, संविधान में 22 भाग है और हर भाग में शुरुआत में 8x13 इंच के चित्र बनाए गए। प्रत्येक भाग 22 भागों के चित्र में शांति निकेतन कलाकारों ने सजाया, जिनमें से नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मैंने आपको ये बताया। चलो, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। और ये देखिए, ये हमारा भारत का संविधान है। देखेंगे संविधान, पहले ये देख लो।
तो 14 नंबर में है, संविधान के असल दस्तावेज को हीलियम से भरे बक्से में बंद करके भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया, जिसमें इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा 2 दस्तावेज है, 2 डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फोटो भी दिखाया था आपको, जो लाइब्रेरी है इस तरीके से, ये संसद है, ये लोकसभा है, राज्यसभा, बीच में एक लाइब्रेरी है, इसी लाइब्रेरी में रखा गया। किस गैस से भरा हुआ है? हीलियम गैस से भरा हुआ है। और कौन कौन से दस्तावेज है? एक हिंदी दस्तावेज है, एक इंग्लिश दस्तावेज, 2 डॉक्यूमेंट है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो 2 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, एक हिंदी भाषा में, एक अंग्रेजी भाषा में। 15 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है, ये भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। एंड दिस इज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखो इसमें जो शब्द आया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, जो ये शब्द भारी भारी जो शब्द है, कैसे समझेंगे? आई बात समझ में? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना इसे हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, अनुसूची देखेंगे। जैसे अनुच्छेद और अनुसूची समाप्त कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग प्रीएम्बल प्रस्तावना को भी देखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं भाग 1, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन, भारत संघ, यूनियन एंड देयर टेरिटरी, यूनियन एंड देयर टेरिटरी, इसका इंग्लिश होता है यूनियन एंड देयर टेरिटोरी। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यह हटा देना। भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, जो भाग 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरी। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक भाग, जो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है, और हर एक भाग की शुरुआत में कोई ना कोई आपको तस्वीर देखने को मिलेगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भारतीय संविधान के जो 22 भाग है, हर एक भाग की शुरुआत में कोई ना कोई आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगा। तो जैसे हम लोग भाग 1 देखते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र देखते हैं, तो भाग 1 की शुरुआत में एक तस्वीर देखने को मिलता है। आखिर ये तस्वीर क्या कहना चाहता है? देखो, ये हड़प्पा कालीन का एक मोहर है, हड़प्पा कालीन का एक मोहर का प्रतीक है, हड़प्पा कालीन का एक मोहर है। तो इस मोहर के माध्यम से ये पता चलता, देखो हम भाग 1 में क्या पढ़ने वाले? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड देयर टेरिटरी पढ़ने वाले। इसके अंदर भाग 1 के अंदर हम लोग भारत का क्षेत्रफल, भारत के राज्यों के बारे में पढ़ने वाले। तो इस भाग 1 में जो इस तस्वीर का जो प्रयोग किया गया, तो इस भाग 1 में जो इस तस्वीर का प्रयोग किया गया, हड़प्पा कालीन का मोहर का तस्वीर का प्रयोग किया गया। तो इस तस्वीर का मतलब क्या है? तो देखो, अगर हम थोड़े से कल्पना करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से हड़प्पा कालीन है, तो हड़प्पा कालीन के अंदर हमारा भारत क्षेत्र, हमारा भारत का क्षेत्रफल किस प्रकार से था? एक अखंड भारत था, एक अखंड भारत था। जो हमारा क्षेत्रफल अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार, बर्मा, जो उस समय म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक हमारी सीमा लगती थी। क्योंकि इसमें जो हड़प्पा कालीन जो मोहर तस्वीर का जो इसमें जो हड़प्पा कालीन का जो मोहर का जो तस्वीर का जो प्रयोग किया गया है, इसमें जो हड़प्पा कालीन का मोहर का जो तस्वीर प्रयोग किया गया, ये आखिर क्या बताना चाह रहा है? यह भाग 1 में क्यों गया है? तो ये भाग 1 में क्यों दिया गया? तो भाग 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो भारत का जो संघ है ना, यूनियन है, तो भारत के जो यूनियन है, उस यूनियन के बारे में पढ़ने वाले, उस संघ के बारे में पढ़ने वाले, और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले, उस राज्य के बारे में पढ़ने, अर्थात भारत के राज्य और उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले। भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता, इसमें जो तस्वीर जो साझा किया गया, जो इसमें जो तस्वीर जो बनाया गया, भाग 1 में बनाया गया, वो हड़प्पा कालीन मोहर का तस्वीर को बनाया गया। जो ये बताता है कि जो हमारे जो भारत का जो क्षेत्रफल था, जो हमारा भारत था, जो प्राचीन काल में, एशियन टाइम में एक कैसा भारत था? एक अखंड भारत था, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार, बर्मा तक सीमा लगती थी। म्यांमार का पूरा नाम बर्मा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस तस्वीर का मतलब क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 पार्ट 1, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अब देखो, संघ का नाम, देखो ये जो संघ है, संघ का नाम, आखिर ये संघ क्या है? व्हाट इज यूनियन? तो देखो, ये प्रकार से शासन का स्वरूप है, ये शासन के एक प्रकार समझिए स्वरूप है। और ये संघ 3 प्रकार का होता है, एक परिसंघ होता है, एक संघ होता है, एक और संघ होता है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, एक कॉन्फेडरेशन होता है, एक फेडरेशन होता है और एक यूनियन होता है। तो बात करते हैं भारत का जो संघ है, जो भारत देश है, आखिर किस संघ को फॉलो करता है? कॉन्फेडरेशन को फॉलो करता है, फेडरेशन को फॉलो करता है, ये यूनियन को फॉलो करता है? इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं।
तो परिसंघ, पहले बात करेंगे परिसंघ क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है। तो देखो जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं ये आपस में मिलकर के, देखो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट होते हैं और ये आपस में मिलकर के एक समझौता करते हैं कि आपस में मिल जाए और एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक देश का निर्माण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ स्टेट है, एक यहाँ स्टेट है, एक यहाँ स्टेट है, इसका कोई समस्या ना हो, कोई विदेशी आक्रमण ना कर दे, किसी प्रकार कोई समस्या ना उत्पन्न हो जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। एक समझौता करके सभी राष्ट्र जो इतने यहाँ पर जितने भी स्टेट है, जितने भी यहाँ पर स्टेट है, सभी स्टेट एक समझौता करते कि आपस में मिल जाए और ये आपस में मिलकर के एक राष्ट्र, एक देश का निर्माण करते हैं। ये हो गया सब, ये हो गया कॉन्फेडरेशन हो गया, ये परिसंघ हो गया। इसमें क्या होता है ना, समझौता के माध्यम से, एक समझौता करके, एक एग्रीमेंट करके, समझ लीजिए समझौता करके एक राष्ट्र का निर्माण करते, एक देश का निर्माण करते। इसमें संविधान का कोई महत्व नहीं होता। तो इसमें, तो ऐसे देश में, ऐसे राष्ट्र में संविधान का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि एक समझौते के माध्यम से ना जो अलग अलग स्टेट, एक समझौता के माध्यम से एक राष्ट्र तैयार किया गया, एक समझौते के माध्यम से एक देश तैयार किया गया, देश बनाया गया, एक राष्ट्र तैयार। इसमें क्या होता है ना, एक समझौता के माध्यम से, एक समझौते के माध्यम से राष्ट्र को तैयार किया गया, राष्ट्र बनाया गया है। इसमें संविधान का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये चाहे कभी भी उस देश से, उस राष्ट्र से अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये समझौता के माध्यम से ना, मतलब एक प्रकार समझ लीजिए एक छोटे से एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक छोटे से एग्रीमेंट के माध्यम से ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे स्टेट है, छोटे छोटे जो राज्य है, स्टेट है, ये समझौते के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हो गया, एक देश का निर्माण हो गया। लेकिन इसमें कोई भी संविधान का महत्व नहीं होता। ये जब मर्जी जब चाहे उस राष्ट्र से, उस देश से अलग हो सकते। उनका मन चाह तो उस देश में मिल गए, उस राष्ट्र में मिल गए, उनका मन चाह तो उस राष्ट्र से, उस कंट्री से अलग हो सकते। ये होता रहता है, वहां संविधान का कोई महत्व नहीं होता। ये हो गया कॉन्फेडरेशन में। आज तक वर्तमान समय में ऐसा कोई सा भी राष्ट्र नहीं है, ऐसा कोई सा भी देश, कंट्री नहीं है जो परिसंघ कॉन्फेडरेशन सिस्टम को फॉलो करता हो। नोट करके लिख लेना, परिसंघ वर्तमान समय में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई देश ऐसा फॉलो नहीं करता। अब बात करते ये कॉन्फेडरेशन हो गया, अब बात करते हैं फेडरेशन की। फेडरेशन में क्या होता है, तो फेडरेशन में भी सेम प्रक्रिया होता है, लेकिन इसमें संविधान का महत्व होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं समझौते कर करके एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, एक देश का निर्माण हो जाता है। जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं एक समझौते के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें संविधान का महत्व होता है, इसमें संविधान का महत्व होता है। अगर ये छोटे छोटे जो स्टेट है अगर उस राष्ट्र से, उस कंट्री से अलग होना चाहे तो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। एक प्रक्रिया के माध्यम से उस राष्ट्र से, उस देश से अलग होना पड़ता है, लेकिन इसमें संविधान का महत्व होता है। अब बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन में क्या होता है, उसमें एक छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं इसमें समझौते के माध्यम से देश का तैयार नहीं किया जाता, देश बनाया नहीं जाता, राष्ट्र का तैयार नहीं किया। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं इसमें समझौते के जरिए से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, ये स्वतः एक राष्ट्र का निर्माण होता है ना। इसमें राष्ट्र का निर्माण करने के लिए समझौते की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसमें संविधान का महत्व होता है। और संविधान का महत्व समझिए सर्वोच्च कानून माना जाता है, प्रथम कानून माना जाता है। और इसमें जो एक बार जो स्टेट या राज्य कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए, इसमें अगर एक बार शामिल हो गए उससे दोबारा अलग नहीं हो सकते। ये होता है यूनियन, ये होता है संघ। तो बात करते हैं जो संघ का नाम, जो ये अनुच्छेद फर्स्ट में है, आखिर जो संघ की बात कर रहा है, संघ तो दो प्रकार हो गया, एक फेडरेशन, फेडरेशन का भी हिंदी होता है संघ, और यूनियन का भी होता है हिंदी होता है संघ। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है ना कि एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से उस देश से अलग हो सकते हैं। वहां संविधान का भी महत्व है, फेडरेशन में संविधान का महत्व है, लेकिन उस देश से अलग हो सकते हैं, एक प्रक्रिया के माध्यम से अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में अगर एक बार शामिल हो गए, उस देश में शामिल हो गए, अगर एक बार यूनियन में आप शामिल हो गए तब कितना भी नाक क्यों ना रगड़ ले, उससे आप अलग नहीं हो सकते। ये हो गया संघ, यूनियन। और रही बात कॉन्फेडरेशन की, परिसंघ में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसका हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करें फेडरेशन और यूनियन की। तो फेडरेशन में क्या होता है, अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में अलग नहीं हो सकते। तो अनुच्छेद ये कहता है, फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। आखिर ये संघ का नाम क्या होगा, तो मैं बता दूं, जो ये संघ, जो यहाँ पर जो शब्द आया, तो ये संघ किसकी बात कर रहा है, ये फेडरेशन की बात कर रहा है, ये यूनियन की बात कर रहा है। तो ये जो ये संघ है ना, ये यूनियन की बात किया जा रहा है, यूनियन है ना। तो ये इससे ये मतलब निकलता है, जो हमारा भारत देश है ये यूनियन है। जो हमारा भारत देश है तो वो कौन सा संघ को फॉलो करता है, यूनियन को फॉलो करता है, फेडरेशन को फॉलो नहीं करता। तो आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है संघ, यूनियन, नॉट फेडरेशन। याद रखना, हमारा जो भारत जो देश है वो फेडरेशन को फॉलो नहीं करता, वो संघ को, यूनियन को फॉलो करता है। क्योंकि देखो दोनों का मीनिंग होता है संघ, लेकिन कौन सा संघ, यूनियन का संघ। तो संघ का नाम होगा उसके राज्य क्षेत्र। ताकि संघ का क्या नाम होगा, तो आर्टिकल फर्स्ट देखते हैं। तो संघ का क्या नाम होगा, इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट। तो कैसे होगा, इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट,
यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। आई बात समझ में? देखो पहला संघ का नाम, तो संघ कौन सा होगा? यूनियन वाला संघ। हमारा भारत जो संघ है वो फेडरेशन वाला संघ नहीं है, यूनियन वाला संघ है। तो संघ जो होगा यूनियन वाला संघ होगा, और संघ का नाम क्या होगा? इंडिया होगा। इंडिया अर्थात भारत। देखो बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता रहता है कि जो भारत का नाम क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए या भारत होना चाहिए। तो भारत की जो राष्ट्र जो भाषा है हिंदी भाषा है, तो हमें हिंदी को फॉलो करना चाहिए। इंडिया को क्या फॉलो करें? इंडिया तो अंग्रेजों का द्वारा दिया गया था। इंडिया तो एक प्रकार से अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी शब्द है, तो हम भारत बोलेंगे। देखो भारतीय संविधान में फर्स्ट आर्टिकल में ये साफ साफ क्लियर है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया भी कह लो या भारत कह लो, दोनों नाम है। तो भारत के, इस कंट्री के, इस मुल्क के, इस राष्ट्र के संविधान के पहले अनुच्छेद में वर्णन है, इस कंट्री के, इस राष्ट्र के केवल दो ही नाम होंगे, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया कह लो या भारत कह लो, दो ही नाम होंगे। तो अनुच्छेद 2 देखते हैं, आर्टिकल 2। तो भारत में विदेशी राज्यों का प्रवेश, संसद को यह अधिकार प्राप्त है। देखो भारत में विदेशी राज्यों का प्रवेश, जो विदेशी राज्य जो भारत के जो राष्ट्र का जो हिस्सा नहीं है, भारत जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, जो भारत की जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं है, उस बाउंड्री लाइन के बाहर है, अर्थात जो विदेशी राज्य भारत का हिस्सा नहीं है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिल सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत विदेशी राज्य जो विदेशी जो टुकड़ा है, विदेशी जो क्षेत्रफल है, जो विदेशी राज्य वो भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिल सकता है। लेकिन ये अधिकार किसके पास है? ये संसद को अधिकार है, ये अधिकार संसद के पास है। संसद अगर चाहेगी तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ये अनुच्छेद 2 में वर्णन है। क्या ऐसा हुआ है? जी हाँ, सिक्किम एक ऐसा राज्य था, एक हमारा देश नहीं था, हमारा वो राज्य नहीं था, हमारा वो क्षेत्रफल नहीं था। सिक्किम एक प्रकार से विदेशी राज्य था जो भारत में आकर के मिला है, भारत में आकर के शामिल हुआ है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम भारत का हिस्सा हुआ है, भारत में आकर के मिला है। लेकिन कब? तो सिक्किम 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में शहराज बना था। याद रखना, 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 ईस्वी में वो शहराज बना था। पहले वो शहराज बना था, वो 1 साल तक वो शहराज बनकर रहा था। कब? 1974 ईस्वी में। और किस संशोधन के तहत? 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 ईस्वी में शहराज बना था। लेकिन ये नहीं पूछता, जब भी पूछेगा वो कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब वो कंप्लीटली कब स्टेट बना था। तो देखना, तो 22 ये देख रहे हैं कहां लिखा हुआ? हाँ, तो देखो जब ये शहराज बना था तो अनुच्छेद 2 के क में जोड़ा गया था। जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 ईस्वी में, जब शहराज बना था तो इसको संशोधन करके अनुच्छेद 2 के क में जोड़ा गया था। 2 के क में जोड़ा गया। देखो जब भी संविधान संशोधन होता है तो क ख ग करके जोड़ा जाता है, इंग्लिश में ABCD करके जोड़ा जाता है। तो जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था तो 35वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इसे कहाँ जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 2 के क में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1974 ईस्वी में। यह शहराज बना था। अगले ही साल ये 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 ईस्वी में वो 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो सिक्किम 22वां राज्य बना था। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 ईस्वी में वो 22वां राज्य बना था। सिक्किम 22वां राज्य बना था। जब भारत में शामिल हुआ था उस समय 21 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जैसे सिक्किम शामिल हुआ तो 22वां राज्य बना था। कब? याद रखना, 16 मई 1975 ईस्वी में। 16 मई 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत में पूर्णतः शामिल हो गया था। 16 मई 1975 ईस्वी में 22वां राज्य बना था। किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन के तहत। यही याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा कि शहराज कब बना था, ये नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 ईस्वी में शहराज पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था सिक्किम को। और इसे संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 2 के क में जोड़ा गया था। लेकिन इसे वर्तमान समय में निरस्त कर दिया गया। जब ये शहराज बना था दोस्त, सिक्किम जब ये शहराज बना था तो इसे 2 के क में जोड़ा गया। जब ये शहराज बना था तो इसे 2 के क में जोड़ा गया था। लेकिन जब कंप्लीटली जब स्टेट बन गया, इसे जब पूर्ण रूप से जब राज्य का दर्जा प्राप्त मिल गया तो ये शहराज तो रहा नहीं। जब शहराज नहीं मिला तो इसे वर्तमान समय में निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। किसे? इसे नहीं, इसे 2 के क, अनुच्छेद 2 के क को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। कब? जब इसे कंप्लीटली राज्य का दर्जा दे दिया गया था तब। अब देखते हैं अनुच्छेद 3।
अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत सीमा के अंदर नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में या नामों या सीमाओं में परिवर्तन, नाम अथवा सीमाओं में परिवर्तन, संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देकर यह कार्य कर सकती है। यह अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 2 में परिवर्तन या अनुच्छेद 3 में परिवर्तन, यह अधिकार संसद को प्राप्त है। और ये क्या करती है? राष्ट्रपति को पहले ये सूचना दे देती है, अनुमति ले लेती है, सूचना देकर के अनुमति ले लेती है, ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, बाद में ये राष्ट्रपति रोक टोक ना करे, है ना। तो ये पहले ही उस राष्ट्रपति को ये इंफॉर्मेशन दे देती है, अनुमति पहले ले लेती है संसद। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा, ये जो भी परिवर्तन होगा, ये अधिकार संसद को प्राप्त है और ये राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले लेती है। तो अनुच्छेद 3 ये कहता है, एक तो हो गया अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत के जो बाहर राज्य है उसको भारत में शामिल किया जाए। भारत के जो बाहर है, विदेशी राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उसे भारत में शामिल किया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत के अंदर अगर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन किया जाए, राज्यों में परिवर्तन किया जाए, उसके नाम में परिवर्तन किया जाए, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए, तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत होगा। क्या कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी हाँ, एग्जाम्पल समझिए। मध्य प्रदेश, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मतलब भारत के अंदर। देखो एमपी कहाँ है? मध्य प्रदेश कहाँ? भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर जो भी तोड़फोड़ होगा, एक हो गया तोड़फोड़ बाहर से तोड़फोड़ करके भारत में शामिल करना, अनुच्छेद 2। अब भारत के अंदर तोड़फोड़ करना, अनुच्छेद 3 हो गया। तो मध्य प्रदेश था, उससे तोड़ करके छत्तीसगढ़ अलग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों से अलग अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। जो मध्य प्रदेश था उसको तोड़ करके छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये भारत के अंतर्गत हुआ था, तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 के तहत यह हुआ था। और देखो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से झारखंड अलग करना, दोनों को अलग अलग कर देना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो बिहार से झारखंड, ये तमाम प्रकार के तमाम प्रकार के जो भी चेंजेस हुए, जो भी परिवर्तन हुआ, भारत के अंदर हुआ। आखिर ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ? किस आर्टिकल के तहत हुआ? तो आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत यह परिवर्तन हुआ था। अनुच्छेद 2 के तहत भारत के बाहर जो भी होगा परिवर्तन, मतलब कि विदेशी राज्य भारत में मिलेगा, तो अनुच्छेद 2। लेकिन जो भारत के अंदर जो भी तोड़फोड़ किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अब देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत किए गए बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अतः इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। ये साधारण प्रक्रिया के माध्यम से चेंजेस किए जाएंगे। एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से साधारण प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जाएगा और इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, संविधान संशोधन से बाहर रखा गया। कहने का मतलब अनुच्छेद 2 के तहत जो भी परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अतः 368 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। अब ये 368 क्या है? देखो भारतीय संविधान में जो भी परिवर्तन होगा, भारतीय संविधान में जो भी परिवर्तन या कह लो संशोधन होगा, जो भी संशोधन होगा किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत होता है। 368 में यह व्याख्या है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करना अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत होगा। जब इन दोनों को 368 से बाहर रख दिया गया, अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रख दिया, हटा दिया गया, तो इसमें जो भी परिवर्तन होगा, जो भी बदलाव होगा, इसे संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। देखो अनुच्छेद 2 और 3 को जो भी परिवर्तन होगा, इसमें जो भी परिवर्तन होगा, इसे संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि रीजन यही है क्योंकि इसे 368 से बाहर रखा गया। और जैसे 368 से बाहर रख देंगे तो अनुच्छेद 2 और 3 जो भी परिवर्तन हो, जो भी चेंजेस हो, उसे हमें संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, उसे साधारण प्रक्रिया के माध्यम से पारित कर दिया जाएगा, साधारण प्रक्रिया के माध्यम से लागू कर दिया जाएगा। अतः इसे 368 से बाहर रखा गया और अनुच्छेद 368 में यह व्याख्या है संविधान संशोधन। 368 में संविधान संशोधन का व्याख्या, लेकिन जब इसको बाहर कर दिया 368 से तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है। तो हमारा भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरी, ये खत्म हो गया। यूनियन एंड देयर टेरिटोरी खत्म हो गया। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो
आज के डेट में वर्तमान समय में जो भारत की स्थिति है, जो आज के डेट में जो 28 राज्य आपको दिख रही है, कि जो 1947 में जो भारत, जिस समय भारत की आजादी मिल रही थी, जो जिस समय भारत की जो आजादी मिली थी, क्या उस समय में भारत की स्थिति ऐसी ही थी? उस समय भी 28 राज्य हुआ करते थे? क्या उस समय भी 28 राज्य हुआ करते थे? क्या उस समय भी वैसे ही कंडीशन थी? क्या वैसे ही स्थिति थी? जी नहीं दोस्तों। जिस समय भारत की आजादी मिल रही थी, जिस समय भारत आजाद हो रहा था 1947 ईस्वी में, तो उस समय भारत की स्थिति ऐसे नहीं हुआ करती थी। उस समय अनेकों टुकड़े में बटी हुई थी, छोटे छोटे प्रांत में, छोटे छोटे प्रोविंस में, छोटे छोटे अलग अलग स्टेट में बटे हुए थे। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि जिस प्रकार से आज का कंडीशन है, जो आज की डेट में, जो आज वर्तमान समय में जो भारत के जो 28 राज्य दिख रहे हैं, क्या उस समय 1947 में जब भारत की आजादी मिल रही थी, क्या उस समय वैसी ही कंडीशन थी? क्या वैसे ही उस समय 28 राज्य हुआ करता था? जी नहीं, उस समय कुछ और ही कंडीशन हुआ करते थे। उस समय अनेकों छोटे छोटे प्रांत में, अनेकों छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो कैसे छोटे छोटे प्रांतों को, कैसे छोटे छोटे राज्यों को, प्रांतों को सभी मिलाकर, सभी प्रांतों को मिलाकर 28 राज्यों का निर्माण किया गया? कैसे छोटे छोटे राज्यों को, कैसे छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर के 28 राज्यों का निर्माण किया गया? आज के डेट में वर्तमान समय जो 28 राज्य दिख रहे, उस समय में 1947 में 28 राज्य नहीं हुआ करते थे। उस समय छोटे छोटे प्रांतों में, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो वही हम लोगों को देखना है कि कैसे जो रियासतें हुआ करती थी, जो प्रांत हुआ करते थे, कैसे प्रांत आपस में मिलकर के आज की डेट में 28 राज्यों का निर्माण हुआ है। तो आज तक इतना ही। कल हम लोग देखेंगे एकीकरण, राज्यों का एकीकरण। जो इन प्रांत है, जो छोटे छोटे प्रांत है, जो छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, उनका कैसे एकीकरण हुआ, कैसे आज के डेट में 28 राज्यों का निर्माण हुआ। तो आज तक इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।